नमस्कार दोस्तों, मैं काजल आपका स्वागत करती हूं एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ओजांग टाइम्स पर। वक्त हो गया है खबरों के पोस्टमार्टम करने का, तो चलिए शुरू करते हैं। आपने हमेशा कोर्ट में केस की सुनवाई होते हुए सुना होगा या देखा ही होगा, लेकिन मद्रास हाई कोर्ट के इतिहास में पहली बार किसी जज ने व्हाट्सएप के जरिए एक केस को सुना। बता दें कि मद्रास उच्च न्यायालय के इतिहास में पहली बार न्यायाधीश ने किसी मामले की सुनवाई व्हाट्सएप के जरिए की, वो भी रविवार को। बता दें कि न्यायमूर्ति जी आर स्वामीनाथन एक विवाह समारोह में व्यस्त थे। उन्होंने वहीं से इस मामले की सुनवाई की व्हाट्सएप के जरिए। आपको बता दें कि आज के समय में व्हाट्सएप के अंदर इतने सारे फीचर्स हैं जिसकी वजह से ये मुमकिन हो पाया है। मद्रास हाई कोर्ट के इतिहास में पहली बार किसी जज ने व्हाट्सएप के जरिए एक केस को सुना है। जी हाँ, उच्च न्यायालय ने अपने आदेश के आरंभिक वाक्य में कहा कि रिट याचिकाकर्ता की इस उत्कट प्रार्थना की वजह से उन्हें नागरकोइल से आपात सुनवाई करनी पड़ी है और व्हाट्सएप के माध्यम से मामले की सुनवाई की जा रही है। इस सत्र में न्यायाधीश नागरकोइल से मामले की सुनवाई कर रहे थे। याचिकाकर्ता के वकील वी राघवाचारी एक स्थान पर थे और महाअधिवक्ता और शहर में दूसरी जगह इसमें भाग ले रहे थे। ये विषय धर्मपुरी जिले के एक मंदिर से जुड़ा हुआ है। न्यायाधीश ने कहा कि हिंदू धार्मिक परमार्थ विभाग से संबंध निरीक्षक को मंदिर प्रशासन और न्यासी को रथ यात्रा रोकने का आदेश जारी करने का अधिकार नहीं है। उन्होंने इस आदेश को खारिज कर दिया। इस मामले में महाअधिवक्ता ने न्यायाधीश से कहा है कि सरकार को महोत्सव के आयोजन से कोई दिक्कत नहीं है। सरकार की एकमात्र चिंता आम जनता की सुरक्षा की है। उन्होंने कहा है कि सुरक्षा मानकों का पालन नहीं होने की वजह से तंजौर जिले में हाल में ऐसी एक रथ यात्रा में बड़ा हादसा हो गया था। न्यायाधीश ने मंदिर के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि मंदिर के महोत्सवों के आयोजन के दौरान सरकार द्वारा निर्धारित नियम और शर्तों का कड़ाई से पालन किया जाए। साथ ही सरकारी विद्युत वितरक कंपनी रथ यात्रा शुरू होने से लेकर इसके खत्म होने तक कुछ घंटे के लिए क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति काट देगी। ब्यूरो रिपोर्ट ओजांग टाइम्स। अब अगली खबर स्टूडेंट्स के लिए है। जी हाँ, उच्च शिक्षा के लिए छात्रों को अब विदेश जाने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि देश में ही उन्हें विदेश जैसी शिक्षा मिलेगी। बता दें कि जो छात्र छात्राएं हायर एजुकेशन के लिए विदेश अध्ययन करने के लिए जाते हैं, अब उन्हें ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब देश में ही विदेश की तर्ज पर शिक्षा मिलेगी। अब जल्द ही देश में विदेशी विश्वविद्यालयों के कैंपस खोल दिए जाएंगे। हालांकि अभी तक ये तय नहीं हुआ है कि कितने विदेशी विश्वविद्यालय अपने कैंपस देश में खोलेंगे। जानकारी के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी का फोकस ऐसे विदेशी विश्वविद्यालयों पर है जहां सबसे ज्यादा संख्या में भारतीय छात्र दाखिला लेने के इच्छुक होते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार मौजूदा समय में विदेशी विश्वविद्यालयों में पढ़ाई के लिए प्रत्येक वर्ष लगभग 9 लाख छात्र छात्राएं विदेश जाते हैं, जहां वे पढ़ाई और रहने खाने पर करीब 1.95 लाख करोड़ रुपए खर्च करते हैं। यूजीसी के चेयरमैन एम जगदीश कुमार के मुताबिक हायर एजुकेशन की मौजूदा स्थिति में वह बदलाव चाहते हैं। बड़ी तादाद में भारतीय छात्र विदेश जाते हैं और दूसरे देशों से आने वाले छात्रों की संख्या काफी कम है। देश में दूसरे देशों से भी पढ़ाई के लिए करीब 50,000 विदेशी छात्र आते हैं, जो दुनिया के करीब 165 देशों से आते हैं। लेकिन सरकार अब इस स्थिति को बदलना चाहती है, जिससे देश के बच्चे विदेशों में पढ़ने के लिए कम से कम जाएं और विदेशी विद्यार्थी शिक्षा के लिए भारत आएं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आ जाने के बाद सरकार लगातार उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने में लगी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट ओजांग टाइम्स। खबरों के पोस्टमार्टम में अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अपनी आजादी के बाद से श्रीलंका सबसे बुरे आर्थिक संकट से गुजर रहा है। देश भर में लोग राशन, जरूरी चीजों के लिए लाइन में लगे हैं। देश का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खत्म हो चुका है। अब खबर है कि पूरे देश में सिर्फ एक दिन का पेट्रोल बचा है। आर्थिक संकट के साथ ही वहां की राजनीतिक संकट भी है। बता दें कि हाल ही में वहां के प्रधानमंत्री यानी राजपक्षे ने अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और उनकी जगह पर रानिल विक्रमसिंघे को देश की कमान सौंपी गई है।
श्रीलंका में हालात बद से बदतर हो चुके हैं। गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहे देश को बचाने के लिए प्रधानमंत्री ने एयरलाइंस के निजीकरण का प्रस्ताव रखा है। श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने सोमवार को कहा है कि मैं श्रीलंकाई एयरलाइंस के निजीकरण करने का प्रस्ताव करता हूं। कंपनी इस समय घाटे में चल रही है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि उनका उद्देश्य संकटग्रस्त देश को बचाना है। साथ ही उन्होंने श्रीलंका के लोगों को बताया कि दैनिक बिजली कटौती दिन में 15 घंटे तक बढ़ सकती है और सिर्फ एक दिन के लिए पेट्रोल का स्टॉक देश के पास बचा है। श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री ने इशारों में देश की जनता को आने वाले मुश्किल वक्त के लिए आगाह किया है। साथ ही उन्होंने भारी कटौती के भी संकेत दे दिए हैं। अपने संबोधन में उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि ये संकट बहुत बड़ा है और इसका हल ढूंढने में लंबा वक्त लग सकता है। श्रीलंकाई पीएम ने कहा कि देश इस वक्त कई तरह के गंभीर संकट का सामना कर रहा है। उन्होंने स्वीकार किया है कि राशन, पानी, पेट्रोल जैसी जरूरी चीजों के लिए लोगों को लंबी लाइन में लगना पड़ सकता है। इसमें उन्हें काफी दिक्कत भी हो रही है। उन्होंने खुद स्वीकार किया है कि देश में फिलहाल सिर्फ एक दिन के लिए पेट्रोल का स्टॉक है। ब्यूरो रिपोर्ट, ओजांग टाइम्स। तो चलिए नजर डालते हैं अगली खबर की ओर। एक जमाना था जब कुम्हारों के मिट्टी से बने घड़े, सुराही मशहूर हुआ करते थे। घड़ों का पानी घंटों तक ठंडा रहता था। वो मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू और स्वाद जिसमें अलग ही नशा था। लेकिन समय के साथ साथ धीरे धीरे न कुम्हार रहे न उनका अस्तित्व, क्योंकि लोगों ने मिट्टी के बने बर्तनों की जगह पर प्लास्टिक से बने बर्तनों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। लेकिन अब पुरानी परंपरा को फिर से शुरू करने के लिए एक नई पहल की शुरुआत की गई है। तो चलिए आपको बताते हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक के विकल्प स्वरूप अब राजधानी में मिट्टी से बनी वस्तुओं को बढ़ावा दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी की सोच के अनुरूप केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल के मार्गदर्शन में इस बाबत सभी संबंधित विभागों का एक समूह भी बना दिया गया है। एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया गया है। जल्द ही इसका रोड मैप भी तैयार हो जाएगा। तत्पश्चात मिट्टी से बने उत्पादों को रोजमर्रा के इस्तेमाल में आने वाली सिंगल यूज प्लास्टिक की वस्तुओं में बदल दी जाएंगी। जानकारी के मुताबिक अमित शाह ने 5 मई को बैजल के नाम एक पत्र लिखा। इस पत्र में उन्होंने कहा कि देश भर में 65 लाख परिवार मतलब करीब 2.5 करोड़ लोग अपनी आजीविका के लिए कुम्हारी कला पर निर्भर हैं। लेकिन कहीं मिट्टी न मिल पाने, कहीं भट्टी न लगा पाने और कहीं इनके बनाए उत्पादों के लिए बाजार नहीं होने के कारण धीरे धीरे यह कला विलुप्त हो रही है। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर आधारित कुम्हार सशक्तिकरण योजना को प्रोत्साहित करने का प्रारूप तैयार करें। उपराज्यपाल ने कुम्हारी कला को सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को कमजोर करने के लिए भी एक जरिया बना लिया। उन्होंने इस पर दिल्ली खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड से एक सर्वे रिपोर्ट बनवाई, जिसमें दिल्ली में कुम्हारों के 1290 परिवार हैं। ये लोग मुख्य रूप से मिट्टी के मटका, कुल्हड़, चिल्लम, हुक्का, पानी की बोतल, तवा, सुराई, गमला, दिया और खिलौने बनाते हैं। यह सभी चीजें प्लास्टिक से बनी वस्तुओं का विकल्प हो सकती हैं। इसके बाद 9 मई को बैजल ने दिल्ली के 12 प्रमुख कुम्हारों के साथ साथ दिल्ली विकास प्राधिकरण के आला अधिकारियों के साथ इस मामले में एक उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में कुम्हारों की समस्याओं पर चर्चा करने के साथ साथ उक्त सभी विभागों को सामंजस्य के साथ योजना का पूरा प्रारूप जल्द से जल्द तैयार करने का निर्देश दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, ओजांग टाइम्स। तो चलिए नजर डालते हैं अगली खबर की ओर। ये केवल एक वाक्य नहीं है, ये सच में जीवन देता है। हार्ट, लिवर, किडनी जैसे महत्वपूर्ण अंगों की खराबी की वजह से जो मरीज मौत का इंतजार कर रहे होते हैं, उन्हें अंगदान करने वालों की वजह से नई जिंदगी मिलती है। जी हाँ, संदीप राजौरा उन्हीं में से एक है, जिनके मौत के गम को भुलाकर परिजनों ने अंगदान का कठोर फैसला किया, ताकि मौत का इंतजार कर रहे कुछ लोगों को नई जिंदगी मिल सके। संदीप के परिजनों ने कहा कि हमारा संदीप तो नहीं रहा, लेकिन उसकी वजह से किसी को नई जिंदगी मिल जाए, इससे बेहतर और क्या ही हो सकता है। बता दें कि संदीप के परिवार ने अपने फैसले से बाकी लोगों की आंखें खोल दी, जो ब्रेन डेथ होने की स्थिति में भी ऐसी हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं।
दिल्ली में सड़क हादसे का शिकार हुए युवक के मौत के बाद एम्स के डॉक्टर और परिवार की सहमति से 4 लोगों को नया जीवन मिल गया है। बता दें कि संदीप नाम के युवक की 13 मई को सड़क हादसे में गंभीर चोट आई थी, जिसके बाद संदीप को गुरुग्राम के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सिर में गंभीर चोट लगने के कारण युवक को दिल्ली के एम्स ट्रॉमा सेंटर में रेफर कर दिया गया, लेकिन डॉक्टरों की लाख कोशिशों के बाद भी संदीप को बचाया नहीं जा सका और 14 मई को संदीप को मृत घोषित कर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, ओजांग टाइम्स। इस दुख की घड़ी में भी संदीप के परिजनों ने अंगदान के लिए सहमति दी, जिसके बाद उनके लिवर, हार्ट और 2 किडनी से 4 लोगों की नई जिंदगी मिल पाई। वहीं दोनों कॉर्नियों को प्रिजर्व कर लिया गया है, जिससे 2 लोगों को आंखों की रोशनी मिल सकेगी। नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन ने अंगों का एलोकेशन किया। वहीं एम्स में 16 साल के एक मरीज में हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया है। वहीं एम्स में ही 44 साल के एक मरीज का लिवर ट्रांसप्लांट किया गया है। दोस्तों, मिसाल होते हैं ऐसे लोग जो अपनी दुख की घड़ी में भी दूसरों की भलाई करते हैं। फिलहाल के लिए आज के खबरों के पोस्टमार्टम में सिर्फ इतना ही। फिर मिलेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहे ओजांग टाइम के साथ। नमस्कार।